हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं डी एंड एफ ब्लॉक पर वन शॉट लेक्चर बनाने जा रहा हूं और यह लेक्चर मैं यह मानकर बना रहा हूं कि आपने जो मेरे पहले के लेक्चर हैं वो अच्छे से देख रखे हैं और आज आप रिवीजन करने जा रहे हो। तो सबसे पहले हम डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे। तो वो एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में भरा जाता है उन्हें हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे और वो एलिमेंट जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल में भरा जाता है उन्हें हम क्या कहेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे। अब एक बात और ध्यान रखना है, एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम इनर ट्रांजिशन मेटल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे। तो जो डी ब्लॉक की जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2। इसमें एक्सेप्शन भी है, एक्सेप्शन है प्लेडियम की। ठीक है, इसमें क्या होता है, s में 0 इलेक्ट्रॉन होता है प्लेडियम के अंदर। मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में फर्स्ट लेक्चर में डी ब्लॉक में डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो सबसे पहली बात आती है कि आपका ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक। अब देखो, अगर पीरियड की बात करें तो आपका जो पीरियड कौन सा होगा, 4th पीरियड से लेकर 7th पीरियड तक के एलिमेंट कौन से होंगे, डी ब्लॉक के होंगे। इसी में क्या होगा, 6th और 7th पीरियड में आपके लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड आ जाएंगे, यानी आपके एफ ब्लॉक के एलिमेंट आ जाएंगे। तो दूसरी बात आपको जो ध्यान रखनी है कि यहाँ 3D सीरीज होती है, 4D सीरीज होती है, 5D सीरीज होती है और 6D सीरीज होती है। 4 सीरीज है और हर एक सीरीज में 10 एलिमेंट है, तो यानी 4 सीरीज में 40 डी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे। मैं डी ब्लॉक के एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 40 डी ब्लॉक के एलिमेंट है। दूसरी आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि डी में अगर इलेक्ट्रॉन हो 1 to 9, यानी आपकी जो डी सबसेल पार्शियली फिल्ड है किसी मेटल की ग्राउंड स्टेट में या उसकी किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन मेटल कहेंगे। तो ट्रांजिशन मेटल वो होती है जिसमें क्या होगी, उसकी ग्राउंड स्टेट, मेटल की ग्राउंड स्टेट में या उसकी किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में डी क्या हो, पार्शियली फिल्ड हो, यानी डी में 1 to 9 इलेक्ट्रॉन हो। और अगर डी आपकी फुली फिल्ड है तो वो ट्रांजिशन मेटल नहीं होगी। तो जैसे आपका जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपरनीशियम, इनमें क्या होता है, चाहे इनकी ग्राउंड स्टेट ले लो या फिर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ले लो, इनमें डी फुली फिल्ड होती है, तो ये ट्रांजिशन मेटल नहीं है। अब देखो, आपकी 36 मेटल है वो ट्रांजिशन मेटल है और ये जो 4 मेटल है ये नॉन ट्रांजिशन मेटल है। अब एक बात ध्यान रखना, ऑल ट्रांजिशन मेटल आर डी ब्लॉक मेटल बट ऑल डी ब्लॉक मेटल आर नॉट ट्रांजिशन मेटल, ये बात ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले हम एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे। अब एटॉमिक रेडियस क्या होती है, नॉर्मली तो क्या होती है कि अगर हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो रेडियस डिक्रीज होती है, बट डी ब्लॉक के केस में कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। तो जैसे मैं 3D सीरीज की बात करूं, 3D सीरीज में आप अगर स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाते हो तो ट्रिक मैंने बता रखी है, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। इसमें क्या होता है, अगर आप स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाते हो तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होती है। मैग्नीज में जाओगे तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी। आयरन, कोबाल्ट, निकल की जो एटॉमिक रेडियाई है वो सेम रहती है, यानी लगभग इक्वल है। और इधर की तरफ जाते हो तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगी, यानी कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। इसका कारण क्या होगा, कारण देखो भाई, जैसे आपका ये न्यूक्लियस है, ये 3D सेल है और ये 4s सेल है। आपके 4s में अगर कॉपर और क्रोमियम को छोड़ दूं तो 2 इलेक्ट्रॉन है 4s के अंदर। अब जैसे स्कैंडियम है, स्कैंडियम में आने वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, 3D में आएगा, है ना। इलेक्ट्रॉन आया तो एक प्रोटॉन भी तो आएगा। स्कैंडियम के केस में एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, प्रोटॉन आया तो क्या होगी, आउटर इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन बढ़ेगी, यानी जेड इफेक्टिव बढ़ गया। और अंदर की तरफ इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, यानी रिपल्सन भी बढ़ेगी। बट क्या होता है, स्कैंडियम से आप क्रोमियम तक जाते हो तो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो ग्रेटर देन रिपल्सिव फोर्स होता है, तो साइज डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है। दूसरा कारण एक और दे सकते हो कि इधर की तरफ जा रहे हो स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ, तो जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज होंगे। क्या इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं, यानी जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ज्यादा क्या होगा, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं ना, मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। बट मैग्नीज के केस में रेडियस इंक्रीज क्यों हुई,
क्योंकि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 3d5 4s2 होती है। ये क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट इफेक्टिवली नहीं करेगी। ठीक है, तो अगर इफेक्टिवली बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो यहां पे हम ये कहेंगे कि वीक मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, और वीक मेटेलिक बॉन्डिंग है तो साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब इधर जाओ, आयरन, कोबाल्ट और निकल, इसमें क्या होता है, जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो इक्वल हो जाता है रिपल्सिव फोर्स के। तो इसका आंसर क्या होती है, ये सेम होती है, यानी ये दोनों फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स, एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर लेंगे। बट अगर आप कॉपर और जिंक की तरफ आते हो तो इसमें आपको पता है D10 है, इसमें भी D10 है, यानी अंदर वाली सेल पूरी भरी हुई है, तो जिसके कारण क्या होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा। रिपल्सन ज्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, तो साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं ट्रेंड लिखूं तो आप एक बात और ध्यान रखना, जिंक और मैग्नीज का साइज इक्वल होता है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कॉपर और क्रोमियम का साइज इक्वल होता है। ठीक है, तो मैं अगर ट्रेंड लिखूं यहां पे तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा, स्कैंडियम का होगा। स्कैंडियम के बाद में टाइटेनियम का, टाइटेनियम के बाद में किसका आ जाएगा, मैग्नीज का, क्योंकि इसका इंक्रीज हुआ था, इनका डिक्रीज हो रहा था। और मैग्नीज और जिंक का मैंने बताया कि साइज क्या है, इक्वल है, यानी यहां से साइज डिक्रीज हो रहा है। अब जिंक के बाद में क्या आएगा, वेनेडियम, और उसके बाद में क्रोमियम। तो मैं यहां वेनेडियम लिख दूं तो वेनेडियम आ जाएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा, क्रोमियम आ जाएगा। और क्रोमियम और कॉपर का साइज मैंने अभी बताया क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, क्रोमियम और कॉपर का साइज। अब देखो मैं यहां लिख दूं, क्रोमियम और कॉपर लिखा हुआ है, इसके बाद में यहां लिख देता हूं मैं, क्रोमियम और कॉपर से साइज छोटा किसका हो जाएगा, ये 3 मेटल बच गई, आयरन का इक्वल होता है कोबाल्ट के, और कोबाल्ट का इक्वल होता है निकल के। ठीक है, तो ये साइज का ऑर्डर आएगा। तो अब देखो भाई, ये तो हो गया 3D सीरीज की बात। अब 3D से हम 4D में जाते हैं, और 4D से कहां जाएंगे, 5D में। तो क्या होगा, स्कैंडियम के नीचे आपको पता है क्या होते हैं, इट्रियम होता है, इट्रियम से नीचे क्या होता है, लेंथेनम होता है। तो नीचे की तरफ जा रहे हो, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रही है, और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होगा तो साइज क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो हमें पता है स्कैंडियम से ज्यादा साइज इट्रियम का होगा, और इट्रियम से बड़ा किसका होगा, लेंथेनम का होगा। यहां तक ठीक है, बट इधर आ जाओ, टाइटेनियम के नीचे आपका होता है जिरकोनियम। ठीक है, और लेंथेनम के जस्ट बाद क्या होता है, लेंथेनॉइड आते हैं, और लेंथेनॉइड के बाद में क्या आता है, होफनियम आता है। तो यहां स्टार लगा देते हैं लेंथेनॉइड के लिए। ठीक है, लेंथेनॉइड में कहां इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, 4f में, और 4f की जो स्क्रीनिंग पावर होती है वो क्या होती है, पुअर होती है, जिसके कारण क्या होगा, आउटर इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन बढ़ेगी, यानी जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज क्या होगा, घटेगा। तो इसके कारण क्या होता है, जिरकोनियम और होफनियम का साइज होता है वो लगभग इक्वल होता है। यानी मैं थर्ड अगर आपके ग्रुप को छोड़ दूं तो अगर मैं फोर्थ ग्रुप की बात करूं, कहां से, फोर्थ ग्रुप ऑनवर्ड, तो फोर्थ ग्रुप से अगर मैं बात करूं तो क्या होगा, 3D से साइज बड़ा होगा 4D का, और 4D और 5D का साइज क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अगर मैं जर्कोनियम और होफनियम के साइज की बात करूं तो जर्कोनियम और होफनियम का साइज क्या होता है, इक्वल होता है। क्यों होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पहले इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की। आयोनाइजेशन एनर्जी आपको पता है जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बट हमें पता है डी ब्लॉक में कोई साइज का कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, तो साइज का कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है तो आयोनाइजेशन एनर्जी का भी कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं आएगा। ट्रिक बता रहा हूँ वही आपको याद रखनी पड़ेगी, तो लिख लो साथ साथ। जैसे फिर कोई कूपन निकला तो मानना तेरी करोड़पति वाली स्कीम है। ठीक है, 10 हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो जिंक की सबसे ज़्यादा होगी, फिर आयरन की, फिर कोबाल्ट, फिर कॉपर, फिर निकल, फिर मैग्नीज, फिर टाइटेनियम, फिर क्रोमियम, फिर वेनेडियम और सबसे कम स्कैंडियम की होगी। स्कैंडियम की तो हमें वैसे ही पता है कि फर्स्ट एलिमेंट है डी ब्लॉक का, तो इसका जेड इफेक्टिव कम होता है तो इसकी सबसे कम है। और जिंक आपको पता है फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ये हम बात कर रहे हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की।
ठीक है। अब अगर मैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा किसकी होगी? मैक्सिमम होती है कॉपर की। क्यों भाई? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में इसकी कॉन्फ़िगरेशन रह जाती है 3d10 और इससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें पता है, क्योंकि ये फुली फिल्ड है, स्टेबल है, तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसलिए कॉपर की मैक्सिमम होगी। और मिनिमम किसकी होगी? स्कैंडियम की रहेगी। फर्स्ट भी स्कैंडियम की थी, सेकंड भी स्कैंडियम की रहेगी मिनिमम, और थर्ड भी मिनिमम स्कैंडियम की रहेगी। अगर मैं थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करूं, ठीक है, तो इसकी क्या होगी? मिनिमम होगी। और थर्ड आयोनाइजेशन मैक्सिमम किसकी होगी? आप समझदार बच्चे हो, कैसे करोगे? जैसे 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में जिंक की 3d10 रह जाती है, स्टेबल है, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी थर्ड आयोनाइजेशन है वो मैक्सिमम किसकी होती है? जिंक की होती है। ठीक है। तो अब इसके अलावा ट्रेंड देखो भी, अगर आप ग्रुप नंबर 3 में स्कैंडियम से इट्रियम और उससे आप जा रहे हो कहां? लेंथिनम की तरफ, तो साइज क्या हो रहा था? इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज हो रहा है तो साइज की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आयोनाइजेशन एनर्जी, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है। बट ग्रुप नंबर 4 में क्या होता है? 5d सीरीज की मैक्सिमम होगी, फिर 4d की होगी और मिनिमम होगी 3d सीरीज की। ठीक है। क्या ये ग्रुप नंबर 4 में ही होता है? बिल्कुल नहीं। 4, 5, 6, 10 ये 4 ऐसे ग्रुप हैं जिनमें 5d की मैक्सिमम है और 3d की मिनिमम है। इसमें ऐसे याद रख सकते हो, ग्रुप 3 है तो इसमें ऐसे याद रखो 3d की मैक्सिमम है, फिर 4d की है, फिर 5d की है, और इसका रिवर्स इनमें हो गया। अब बाकी जो बच गए ग्रुप कौन कौन से हैं? ग्रुप नंबर 7, 8, 9, 11 और 12, इनमें क्या होगा? 5d की मैक्सिमम, फिर 3d और मिनिमम किसकी हो जाएगी? 4d। आप देख पा रहे हो, तो ग्रुप थर्ड को अगर छोड़ दें तो बाकी सभी में क्या है? 5d सीरीज की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो मैक्सिमम है। क्यों है? क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हो तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है? इनमें इंक्रीज हो रहा है। क्यों? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, या फिर क्या कहेंगे? ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 5f ऑर्बिटल। अब इसके अलावा हम बात कर लेते हैं डेंसिटी की। नेक्स्ट हम किसकी बात करने जा रहे हैं? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है भाई? अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो मास, एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है, और आपको पता है डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। मास इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। यानी मैं ऐसे लिख सकता हूं, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। यानी आप स्कैंडियम से निकल की तरफ जा रहे हो तो आपकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी को रो से लिखते हैं, इंक्रीज होगी। निकल और कॉपर की डेंसिटी इक्वल होती है और जिंक की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसकी डिक्रीज क्यों हुई भी? क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? D10 है। D10 है मतलब इसमें क्या हुई थी? वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। वॉल्यूम इंक्रीज हुई है, मास भी इंक्रीज हुआ है, बट इंक्रीज इन वॉल्यूम क्या है? ग्रेटर है। तो इसके कारण क्या हो गया? डेंसिटी डिक्रीज होगी, और इसकी डेंसिटी कितनी हो जाएगी? डिक्रीज होके यहां आ जाएगी। ठीक है। दूसरा, निकल और कॉपर की इक्वल क्यों हुई? क्योंकि इसमें भी तो आपको पता है D10 कॉन्फ़िगरेशन होती है, साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज हो रहा है मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो मतलब डेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्योंकि इधर की तरफ जा रहे हैं, मास भी इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? काउंटर बैलेंस कर देंगे। इसका निकल और कॉपर की जो डेंसिटी है वो इक्वल होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। तो आप कैसे याद रखोगे कि सबसे कम स्कैंडियम की होती है? डी ब्लॉक में याद रखना भी, सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है? स्कैंडियम की। उसके बाद में टाइटेनियम की, ठीक है। उसके बाद में वेनेडियम लिखोगे, वेनेडियम के बाद में जिंक लिखोगे, फिर क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर की क्या हो जाएगी? कॉपर की इक्वल हो जाएगी। ठीक है। आपसे पूछ ले कि मैक्सिमम जो डेंसिटी किसकी होगी, तो वो होगी इरिडियम की। ठीक है। तो ये होती है 22.61 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के लगभग, और आपकी जो ओस्मियम है उसकी होती है 22.57 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये डेंसिटी आपको याद रखनी है। अब एक बात और याद रखना भी, जैसे मर्क्यूरी है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 80। तो जो मेटल जिनका एटॉमिक नंबर है 73 से 79 तक, उनकी डेंसिटी मर्क्यूरी से क्या होगी? ज्यादा होगी। यह बात ध्यान रखनी है। यानी इनको अगर हम मर्क्यूरी के अंदर रखते हैं तो इनकी डेंसिटी ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएंगे? सिंक हो जाएंगे, यानी नीचे बैठ जाएंगे।
क्लियर है, नोट करो। नेक्स्ट डिस्कस करें हम मेल्टिंग पॉइंट का। तो मेल्टिंग पॉइंट में भी कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। जैसे मैं यहाँ पर ले लूँ मेल्टिंग पॉइंट और यहाँ पर ले लूँ एटॉमिक नंबर, तो क्या होगा, अगर आप स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाते हो तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, मैग्नीज में डिक्रीज होगा, और फिर आयरन से आप जिंक की तरफ जाते हो तो फिर डिक्रीज होगा। ठीक है, यानी स्कैंडियम से आप गए क्रोमियम की तरफ, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ। क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुए हैं, जिससे मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हुई, जिसके कारण मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ। मैग्नीज का कम हुआ, मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो यह इफेक्टिवली मेटेलिक बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता, जिसके कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया है। दूसरा, स्कैंडियम और आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लगभग इक्वल होता है, तो यहां आयरन आ जाएगा। अब आयरन के बाद में क्या होता है आपका, कोबाल्ट, निकल। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, मैग्नीज से आपका जो कॉपर और जिंक है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, और कोबाल्ट और निकल का मैग्नीज से मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, यह ध्यान रखना है। इसी तरह ये तो कौन सी थी आपकी 3D सीरीज है। 3D के बाद में कौन सी आती है आपकी 4D। 3D से 4D का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होगा। ठीक है, यानी यहां मैं अगर एटीएम की बात करूं और क्रोमियम के जस्ट ऊपर क्या होता है, मोलिब्डेनम आएगा, और यहां पर आपका आ जाएगा टेक्नीशियम। और टेक्नीशियम के बारे में एक बात और याद रखना, फर्स्ट मैन मेड एलिमेंट है, यानी फर्स्ट सिंथेटिक या फिर हम ये कहें रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। डी ब्लॉक का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये। ठीक है, और इसके बाद में क्या आ जाएगा आपका, जिंक के बाद में ये कैडमियम आ जाता है। यहाँ पे ये कैडमियम वाला मैं थोड़ा बताऊंगा, तो ये सीरीज मैं थोड़ा वैसे समझा देता हूँ, इसमें डायग्राम में थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको समझने में। आप हमेशा याद रखना कि मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो अगर आप ग्रुप 3 एंड 12 लेते हो तो ग्रुप 3 एंड 12 में क्या होता है, 3D का ज़्यादा होगा 4D से, और 4D से का ज़्यादा होगा 5D से। ठीक है, इससे आप क्या करना, ग्राफ की हेल्प से सिर्फ 3D सीरीज याद रखना, बाकी ये याद रखोगे 3D का 4D से ज़्यादा होता है ग्रुप 3 और 12 के लिए, फिर 4D आएगा, फिर 5D आएगा। अब उसके बाद में मैं बात करता हूं ग्रुप 11 की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा कॉपर की, कॉपर से जो कॉपर का ज़्यादा होगा, कॉपर के बाद में आ जाएगा आपका गोल्ड, और गोल्ड के बाद में आ जाएगा सिल्वर, ये सीक्वेंस आएगी। ठीक है, अब बच गए आपके कौन से, जो रिमेनिंग ग्रुप है। रिमेनिंग ग्रुप कौन सा हो गया, ग्रुप 4 से लेकर ग्रुप नंबर 10 तक, 4 से 10 तक, उसमें क्या होगा, 5D का 4D से ज़्यादा होगा, और 4D का 3D से ज़्यादा होगा। अब एक बात और ध्यान रखना कि आपका जो इधर की तरफ जाओगे तो ये क्या आ जाता है, यहाँ पे टंगस्टन आ जाता है। तो मेटल में अगर बात करें तो मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है, टंगस्टन का होता है। मेटल के अंदर किसका होता है, टंगस्टन का होता है, और नॉन मेटल में किसका होता है, कार्बन का होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये मेल्टिंग पॉइंट की सीक्वेंस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का भी यहीं डिस्कस कर लेते हैं हम। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का वैसे तो ये लगता है कि मेल्टिंग पॉइंट और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का ऑर्डर सेम होगा, बट सेम नहीं है। एक बात आपको ध्यान रखनी है कि 5D की एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन 4D से ज़्यादा होती है, और 4D की 3D से ज़्यादा होती है। दूसरा आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि एक्सेप्शनल केस तो होगा यहाँ पे। एक्सेप्शन क्या है कि जिंक की कैडमियम से ज़्यादा होती है और कैडमियम की मर्क्यूरी से ज़्यादा होती है, यानी यहाँ 3D की 4D से ज़्यादा है, 4D की 5D से ज़्यादा है। ट्रिक बता देता हूँ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन को, वरुण, टिनी को, फिर करोड़पति, कूपन, स्कीम में जीतेगा। ठीक है, हो गए होंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये ऑर्डर आएगा, इधर की तरफ जा रहे हो तो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, वेनेडियम की मैक्सिमम होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, और जिंक की मिनिमम होती है। इन दोनों का मिनिमम होने का कारण आपको पता है, क्योंकि इन दोनों में ही क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण इफेक्टिव मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं होती। इसके अलावा एक ऑर्डर और बताने जा रहा हूं मैं, हाइड्रेशन एनर्जी का। और हाइड्रेशन एनर्जी किसके लिए, M+2 फॉर्म में। ठीक है, मेटल +2 फॉर्म में है, और आपको पता है डी ब्लॉक की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है। तो क्या होगा, एनसीईआरटी में डेटा गिवन है, उसी की बेस पे बता रहा हूं मैं। निकुंज को जिंदगी, फिर
करोड़पति बनाती मानो। ठीक है, अब ध्यान रखना निकल और कॉपर की जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो इक्वल होती है। ठीक है, और इधर की तरफ जाओगे तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। और ये मैं बार बार बता रहा हूं, ये +2 फॉर्म में है सभी के सभी मेटल। आप लिखना चाहो तो यहां +2 लिख सकते हो। ठीक है, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो अभी आपकी एनसीईआरटी में 9 मेटल का दिया हुआ है, तो मैंने वो 9 मेटल यहां लिख दी है, नोट करो। नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। तो पहले मेटल लिख लेते हैं, सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड क्रिकेट में फिर कोई नया कप जीतेगा। देखो स्कैंडियम आपकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है, टाइटेनियम +2 +3 +4 करती है, वेनेडियम आपकी +2 +3 +4 +5 करती है, क्रोमियम +2 +3 +4 +5 +6 करती है। यानी ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं। अभी करने का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने का कारण क्या है, क्योंकि इनकी N-1 D एंड NS में जो एनर्जी डिफरेंस है बहुत कम होता है। ठीक है, इसी तरह से जो मैग्नीज है +2 से लेकर +7 तक की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी। आयरन है वो +2 भी करता है, +3 भी करता है, +4 भी करता है और +6 भी करता है। +6 का इसका एक कॉमन सा है FeO4 2 नेगेटिव। ठीक है, फेरेटाइन की फॉर्म में अनस्टेबल होता है, डिकम्पोज हो जाता है ये। तो इसके अलावा कोबाल्ट है वो +2 करता है, +3 करता है, +4 करता है। इसके अलावा निकल है वो +2 +3 कर रहा है। आपका कॉपर है ये कुछ केस में +4 भी कर देता है अभी निकल। आपका कॉपर है वो +1 करता है, +2 करता है, और जिंक है वो +2 करता है। ठीक है, अब इनकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी तो +3 होगी, इसकी +4 है, इसकी +5 है, इसकी +3 और +6 है, इसकी +2 और +7 है। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूं, इसकी +2 है, +3 है। इसके अलावा ये +1 भी करता है, आपने ब्राउन रिंग टेस्ट सुना होगा, उसमें +1 होती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी +2 और +3 कॉमन है, इसकी +2, इसकी +2 और इसकी +2 कॉमन है। ठीक है, तो कुछ के ये +1 भी करता है। बट एक बात और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भी जो कॉपर है वो एक्वस सॉल्यूशन में कभी भी +1 फॉर्म में नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा +2 में और कॉपर में। इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसी का रिडक्शन हो रहा है। मतलब ये क्या करता है, वाटर के अंदर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। तो आप ये याद रखना, वाटर के अंदर इसकी +1 स्टेट है वो लेस स्टेबल होती है। क्यों भाई? क्योंकि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी की कंपेयर में ज़्यादा होती है, तो वो उसको आसानी से ऑक्सीडाइज कर देगी। तो अब एक और ध्यान रखना आपको कि इसमें जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है 3D सीरीज में, वो मैग्नीज करता है। और आपकी अगर मैं डी ब्लॉक में बात करूं तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ओस्मियम, +8 करता है। इसके अलावा आपका रुदेनियम है वो भी कुछ केस में +8 शो करता है। और याद रखना भी, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जहां भी होगी वो कंपाउंड क्या होंगे, आपके कोवेलेंट होंगे। यानी जहां मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आयनिक होंगे, और ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हाई है तो उनमें क्या आ जाएगा, कोवेलेंट आ जाएगा। क्यों? फजान रूल आपने पढ़ा है, साइज छोटा हो जाएगा और जिसके कारण क्या होगी, पोलराइजिंग पावर बढ़ेगी, जिस कारण कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होगा। दूसरी, यह जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो या तो फ्लोरीन के साथ शो करेंगे या फिर ऑक्सीजन के साथ शो करेंगे। ठीक है, क्योंकि यही कैपेबल होते हैं उनको मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तक ऑक्सीडाइज करने में। क्यों होते हैं? क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इनका साइज है वो स्मॉल होता है। दूसरा ध्यान रखो कि आपका जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की तुलना में ऑक्सीजन मेटल को हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तक ले जाने में ज्यादा कैपेबल है। क्यों भाई? क्योंकि यह मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। जैसे देखो, कोबाल्ट F3 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसकी लेटिस एनर्जी हाई होती है। दूसरा आपका वेनेडियम है F5 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएगा, क्रोमियम F6 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर जाएगा। यानी फ्लोराइड है इसको मैक्सिमम तक ले गया +6 तक। यहां भी आपका जो फ्लोराइड है मैक्सिमम तक ले गया +5 तक। बट मैग्नीज के केस में क्या होता है, F4 यानी है +4 तक ऑक्सीडाइज कर सकता है, +7 तक फ्लोरीन नहीं ले जा सकता। यानी MnF7 एग्जिस्ट नहीं करता। यह बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट ऑक्सीजन इसको +7 तक ले जाता है, Mn2O7। ठीक है, ग्रीन कलर का ऑयल होता है ये।
क्यों ले जाता है? क्योंकि यह मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। जैसे मैग्नीज, ऑक्सीजन, मैग्नीज है, यहाँ डबल बॉन्ड O आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो इस मल्टीपल बॉन्डिंग के कारण ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तक ले जाएगा इसको। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपका टाइटेनियम होता है, टाइटेनियम डाइफ्लोराइड कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन है वो टाइटेनियम को +4 में ऑक्सीडाइज कर देगा। इसी तरह से आपका जो क्यूपस फ्लोराइड नहीं एग्जिस्ट करता। क्यों? क्योंकि यह फ्लोराइड क्या करेगा, इसको +2 फॉर्म में ऑक्सीडाइज कर देगा। क्वेश्चन बन सकता है यहां से। इसके अलावा आपका FeI3 एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि यहां पे जो आयोडाइड है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यहाँ पे फ्लोरीन क्या था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, तो ऑक्सीडाइज कर रहा था। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यह क्या करेगा, जो फेरिक को फेरस में कन्वर्ट कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, इस कारण FeI3 एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह से अगर हम बात करें CuI2, यानी यह +2 फॉर्म है ना, ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे आयोडाइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये कॉपर +2 को कॉपर +1 में रिड्यूस कर देगा। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा, अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये बात ध्यान रखनी है। यानी जैसे हम बात करें कि क्रोमियम से अगर मैं जा रहा हूं, क्रोमियम के जस्ट नीचे क्या होता है, मोलिब्डेनम, और मोलिब्डेनम से नीचे क्या होता है, टंगस्टन। तो ये 6 में है, ये भी 6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी +6। ठीक है, तो +6 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तो यही कारण होता है जैसे आपका जैसे Cr2O7, यानी मैं यहां लिख दूं K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट एसिडिक मीडियम में क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। यानी ये दूसरे का ऑक्सीडाइजेशन करवाएगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसकी +6 है, वो लेस स्टेबल होती है। बट इनकी क्या है, मोर स्टेबल है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे आपका MOO3 है या WO3 है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम नहीं करते। तो ये याद रखना है कि आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। और पी ब्लॉक में क्या था, डाउन द ग्रुप जाने पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, उसका इनवर्स है यहां पर, ये ध्यान रखना है आपको। तो पहले ये नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में। तो ये डेटा आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, वो लिखे हैं मैंने। तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर एक्वस मीडियम में अगर कोई भी मेटल है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी चेक करनी हो, तो हम उसके रिडक्शन पोटेंशियल से चेक कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा नेगेटिव में वैल्यू आएगी, वो उतना ही ज़्यादा क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबल होगी। ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो देखो कि अब अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, वैसे तो कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, वैसे अगर आप नॉर्मली देखोगे तो लेफ्ट टू राइट जाने पे जो नेगेटिव में वैल्यू है वो डिक्रीज होती जा रही है, यानी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज होती जा रही है। सेम यहाँ होगा, यहाँ भी क्या हो रही है, पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो यानी +3 की भी स्टेबिलिटी क्या होगी, लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीज होगी। ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो अब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैसे निकालते हो, जैसे आपकी मेटल है वो सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड है तो उसको हमें पहले क्या करना होगा, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, यानी मुझे यहाँ क्या देनी होगी, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब इसका मुझे क्या करना होगी, आयोनाइजेशन करवानी होगी। ठीक है, जैसे n यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, आयोनाइजेशन एनर्जी n लिख देता हूँ। ठीक है, इसके बाद में मुझे क्या करनी होगी, वाटर के अंदर डालूंगा तो हाइड्रेशन एनर्जी आ जाएगी, Mn+ है, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक्वस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ TH। ये क्या है, टोटल एंथैल्पी में चेंज है, यहाँ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है, यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो ये दोनों तो रिक्वायर्ड एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, है ना। और ये वाली क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी, रिलीज्ड एनर्जी है, यानी प्रोसेस के दौरान रिलीज होगी। और इन सबको जोड़ दें तो टोटल एंथैल्पी में चेंज आ जाएगा। और हम ये कह सकते हैं कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो मेजर होता है टोटल चेंज इन एंथैल्पी का। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहां से यहां तक जाता हूं तो नेगेटिव में वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, मतलब जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो इंक्रीज होती जा रही है। और हमें पता है इधर की तरफ जा रहे थे तो क्या हो रहा था कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इंक्रीज हो रही है और आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है। दूसरा देखो कि जो मैग्नीज के केस में, वैसे एक बात ध्यान रखना, वेनेडियम की जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो अब देखो कि मैग्नीज के केस में इसकी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आई है, ज्यादा नेगेटिव वैल्यू आई है, तो इसका कारण क्या हो गया, कम नेगेटिव आनी चाहिए थी। इसका कारण यह है कि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो मैग्नीज क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी,
+2 फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगी ना, क्योंकि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। तो इसकी जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो लेस है, इस कारण से ये ज़्यादा नेगेटिव हो गई। और एक बात ध्यान रखना भी, ये प्रैक्टिकल डेटा है जिनको हम कुछ अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्शनल केस मानते हैं इसमें। अब इधर की तरफ जा रहे हो आप, तो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। बट हमें निकल की क्या थी, एक्सपेक्टेड थी भी और ज़्यादा डिक्रीज हो, बट एक्सपेक्टेड से कम डिक्रीज हुई है। तो इसका कारण ये है कि निकल की हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो हाई होती है। मैंने लिखा अभी बताया था निकुंज, यानी निकल की हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। ट्रिक बताई थी ना आपको। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3D सीरीज में एकमात्र ऐसी कॉपर मेटल है जिसके जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है, बाकी सभी की नेगेटिव में है। क्वेश्चन बन सकता है, यानी यह रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे आएगा, यानी ये एसिड के साथ अगर ट्रीट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं देगी, बाकी सभी मेटल क्या होगी, एसिड रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर आ रही है और वो एसिड के साथ हाइड्रोजन गैस देगी रिएक्शन करवाने पर, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ रिएक्ट करती है कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ या फिर हॉट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और इनको क्या कर देगी, ये रिड्यूस कर देगी, ठीक है। इसका पॉजिटिव आने का कारण हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेती है। इसकी ज़्यादा नेगेटिव क्यों आई, क्योंकि यह अगर 2 इलेक्ट्रॉन दे देगी तो ये स्टेबल हो जाएगी, तो ये आसानी से कन्वर्ट होना चाहेगी। दूसरा देखो इधर की तरफ, अगर मैं +3 से +2 में कन्वर्ट करता हूँ तो इधर की तरफ जाते हैं तो पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर जो नेगेटिव में वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। नेगेटिव में इंक्रीज क्यों हुई, क्योंकि अगर क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी क्या होगी, तो जो T2G सेल है वो हाफ फील्ड हो जाएगी, तो वो स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। फिर आप देखो इधर की तरफ आयरन की तरफ गए, आयरन +3 स्टेबल होती है, क्योंकि वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो हाफ फील्ड हो जाएगा, D5 हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर इंक्रीज हो गया, तो ये बात ध्यान रखनी है। तो ये क्योंकि इनकी नेगेटिव में वैल्यू आ रही है, तो ये एसिड को साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस देंगे, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। और ये वाले क्या करेंगे, पॉजिटिव में है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे, ठीक है, नोट करो। हाँ, एक बात और ध्यान रख लेना अभी कि अगर ये तो एक्वस सॉल्यूशन की बात है, एक्वस सॉल्यूशन में हम स्टेबिलिटी चेक करेंगे किसके बेस पे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के बेस पे, यानी जितनी ज़्यादा नेगेटिव में वैल्यू होगी आपका जो कंपाउंड है या उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उतनी स्टेबल होगी। अगर हमें नॉर्मली हमें कंपेयर करने के लिए कह दे कि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, तो हम वो आयोनाइजेशन एनर्जी से चेक करेंगे, ठीक है। जिसमें आयोनाइजेशन एनर्जी का मैग्नीट्यूड कम होगा उस कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे हमें निकल +2 और प्लेटिनम +2 की स्टेबिलिटी कंपेयर करवा ले तो निकल +2 की स्टेबिलिटी प्लेटिनम +2 से ज़्यादा होती है। क्यों भाई, क्योंकि इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो प्लेटिनम से कम होती है। अगर हमें प्लेटिनम +4 और निकल +4 की स्टेबिलिटी कंपेयर करवा ले तो प्लेटिनम +4 की स्टेबिलिटी है वो निकल +4 से ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो निकल +4 से कम होगी, ये बात ध्यान रखनी है। इसी तरह प्लेडियम की भी कह सकते हो, प्लेडियम +4 है वो भी निकल +4 से ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। और दूसरा मैंने ये भी बताया था आपको कि डाउन द ग्रुप जाते हो तो क्या होता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है और लोअर की क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है, नोट करो। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आपके जो कंपाउंड है या तो पैरामैग्नेटिक होगा या फिर डायामैग्नेटिक होगा। पैरा मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। और आपको पता है स्कैंडियम से क्रोमियम तक जाते हो तो अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज होंगे, तो पैरामैग्नेटिज्म भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और क्रोमियम से जिंक की तरफ जाते हो तो अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो डिक्रीज होंगे, तो आपका जो पैरामैग्नेटिज्म है वो भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है। अब एक बात और ध्यान रखना कि आपकी जो मैग्नेटिक मोमेंट हम निकालते हैं तो उनमें 2 कंट्रीब्यूशन होता है, एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम का और दूसरा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का, ठीक है। बट मैक्सिमम क्या होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम का कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा होता है, तो हम क्या करते हैं, म्यू निकालते हैं, यानी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। और इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, n+2 बोर मैग्नेटन, एंड रूल लगाते हैं। तो n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये मैंने बता रखा है, जैसे 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वैल्यू 1.73 बोर मैग्नेटन होगी।
अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो 2.84 होती है, 3 है तो 3.87 के लगभग होती है, 4 है तो 4.90 के लगभग होती है और 5 है तो 5.92 होते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम डी में तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ना, तो ये सारे बोर मैग्नेटन है भाई, तो ये वैल्यू आएगी। दूसरा क्या होता है कि आपके जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल और कॉपर, आप एनसीईआरटी में ध्यान से देखोगे तो उसमें क्या है, थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल दोनों वैल्यू गिवन है। तो इनकी जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई वो थ्योरेटिकल से ज़्यादा आई। तो इसका कारण क्या है कि यहाँ पर स्पिन एंगुलर मोमेंटम के अलावा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का भी योगदान होता है। ठीक है, तो ये 4 मेटल ऐसी है जिनमें स्पिन के अलावा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का योगदान होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के अलावा ये कॉम्प्लेक्स भी बनाती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी। क्यों बनाती है कॉम्प्लेक्स, ये तो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। कारण क्या है, एक तो इनका साइज है वो स्मॉल होता है, दूसरा इनमें जो चार्ज है वो लार्ज होता है, और तीसरा इनके पास क्या होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं जिनमें वो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से एक्सेप्ट कर सकते हैं। इन दोनों को मिलके आपको पता ही है, हम ये कह सकते हैं ना, इनका जो चार्ज साइज रेशो होता है वो लार्ज होता है, और जिनका चार्ज साइज रेशो लार्ज होगा यानी इनका जो आयोनिक पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी तो वो आसानी से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना लेंगे या कॉम्प्लेक्स बना लेंगे। ठीक है, पहले इतना नोट करो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एलॉय फॉर्मेशन। तो डी ब्लॉक की मेटल के साइज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो वो आसानी से एलॉय बना लेती है। तो एलॉय के लिए कंडीशन क्या है, जो साइज डिफरेंस है वो लेस देन 15% होना चाहिए। तो हमें पता है क्योंकि डी ब्लॉक की जो साइज है वो लगभग सेम होता है तो ज़्यादातर डी ब्लॉक की मेटल है वो एलॉय बनाती है। तो एलॉय बनाने से उनकी प्रॉपर्टी में क्या फ़र्क पड़ेगा, तो पहली बात है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाता है, दूसरा इनका जो कोरोजन से रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है, तीसरा इनके जो हार्डनेस है इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एलॉय डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपका स्टेनलेस स्टील है, एलॉय है, दूसरा आपका ब्रास एंड ब्रॉन्ज, ये दोनों ही क्या एलॉय है। ये क्या है, जो ब्रास और ब्रॉन्ज ट्रांजिशन मेटल का नॉन ट्रांजिशन मेटल के साथ एलॉय है। जैसे ये क्या होता है, कॉपर का जिंक के साथ एलॉय है, और ये क्या है, कॉपर का टिन के साथ एलॉय है। दूसरा, एलॉय फॉर्मेशन के अलावा हम इसमें करेंगे इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड करने से पहले एक बात और बता दूं मैं कि जैसे आपका आयरन, कोबाल्ट, निकल और प्लेटिनम, ये क्या है, मरकरी के साथ एलॉय नहीं बनाते। मरकरी के साथ जो भी एलॉय बनता है उसे अमलगम बोलते हैं हम। तो ये चारों मेटल मरकरी के साथ अमलगम नहीं बनाती है। ठीक है, तो इसलिए हम मरकरी को इनसे बने हुए वेसल में आसानी से स्टोर कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात किसकी कर रहे हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड की। तो आपको पता है जैसे मेटल लेटिस के अंदर क्या होते हैं, इंटरस्टिसीज होती है, यानी यहाँ पे स्पेस होती है। इसे हम क्या कहते हैं, जो होल है उसे इंटरस्टिसीज कहेंगे। तो इसमें क्या होगी, जो स्मॉल एटम है जैसे कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, बोरोन हो गया, वो आसानी से आ सकते हैं। ठीक है, इंटरस्टिसीज में आ गए, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहेंगे। और ये जो यहाँ आई है, यहाँ पे न तो आयनिक बॉन्ड होगा न कोवेलेंट बॉन्ड होगा, यहाँ पे क्या होगी, वीक अट्रैक्शन होती है। ठीक है, और ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशो में आएंगे, इनका कोई रेशो फिक्स नहीं होता। जैसे वेनेडियम और हाइड्रोजन है 1.7 में आ गया, कोई रेशो फिक्स नहीं है इनका। ठीक है, तो दूसरा, अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनेंगे तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, हार्डनेस इंक्रीज होगी, मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा, इनकी कंडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भी कंडक्टिविटी मेंटेन रहेगी। इसके अलावा जो केमिकली इनर्टनेस है, क्या होगी, केमिकल जो इनर्टनेस है वो इंक्रीज हो जाएगी, यानी ये लगभग इनर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड की खासियत होती है। तो पहले इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। आपके जो डी ब्लॉक के मेटल है वो कैटलिस्ट की तरह आपको पता है यूज होते हैं। तो उसका कारण क्या है, एक तो इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। दूसरा, इनकी जो फ्री सरफेस वैलेंसी, सरफेस के ऊपर फ्री वैलेंसी होती है। और दूसरा, इनका जो लार्ज सरफेस एरिया है, तो इस पे लार्ज सरफेस एरिया होने के कारण जो रिएक्टेंट है लार्ज अमाउंट में एडजॉर्ब होंगे
एडजो होंगे, कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रिएक्टिविटी भी बढ़ेगी। और चौथा कारण अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जैसे यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो लाइट को एब्जॉर्व करके क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, और क्योंकि एक्साइटेड स्टेट अनस्टेबल होती है तो वहां से एनर्जी रिलीज करके ग्राउंड स्टेट में आएगा। तो ये जो एनर्जी रिलीज करेगा वो रिएक्टेंट को क्या करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी के इक्वल एनर्जी दे देगा, जिससे रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये 4 रीजन है जिसके कारण ये कैटलिस्ट की तरह व्यवहार कर रहे हैं। तो आपको मैंने बताया था जैसे V2O5 है, यह कॉन्टैक्ट प्रोसेस में यूज होता है एज ए कैटलिस्ट। और कॉन्टैक्ट प्रोसेस किसके लिए यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए। ठीक है, इसके अलावा आपका जैसे आयरन है, मोलिब्डेनम है, ये हेबर प्रोसेस में यूज होते हैं। ये कैटलिस्ट होता है, ये प्रमोटर होता है, अमोनिया बनाने के लिए यूज होता है इसका, है ना। इसके अलावा आपका जैसे निकल है, ये हाइड्रोजिनेशन में यूज होता है, यानी एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए। ये तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं कलर की। आपको पता है ज़्यादातर जो ट्रांजिशन मेटल होती है वो कलर्ड होती है। क्यों होती है, ड्यू टू डी ट्रांजिशन की वजह से। डी ट्रांजिशन, जैसे आपका ये डी ऑर्बिटल है, या डी सबसेल कर लो, इसमें कितने ऑर्बिटल है, 1 2 3 4 5, है ना। तो इसकी क्या हो जाती है, स्प्लिटिंग हो जाती है जब लिगेंड इसको अप्रोच करता है। तो इसे 2 एनर्जी लेवल बनते हैं, एक T2G होता है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ोगे आप, एक EG होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ प्रेजेंट है तो वो लाइट को एब्जॉर्ब करके यहाँ से यहाँ जाएगा। ठीक है, तो एक डी से दूसरे डी में गया तो डी ट्रांजिशन हुई। ठीक है, तो कोरेस्पॉन्डिंग कलर, जैसे आपको ये मुनसेन कलर व्हील याद होगा, क्या कैसे लिखते हैं, बिबग्योर, यानी वायलेट कलर अगर एब्जॉर्ब करेगा तो येलो कलर, यानी यहाँ से ये वायलेट कलर की लाइट एब्जॉर्ब करके ऊपर गया है तो कलर कौन सा दिखाई देगा, येलो। अगर रेड कलर एब्जॉर्ब करेगा तो ग्रीन दिखाई देगा, ऑरेंज करेगा तो ब्लू कलर दिखाई देगा। ठीक है, डी ट्रांजिशन के अलावा एक आप ये भी पढ़ोगे, चार्ज लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। जैसे हमारा जो KMnO4 का कलर होता है इसी वजह से होता है, यानी ऑक्सीजन से एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीज पे चला जाता है। इसी तरह से आपका K2Cr2O7 है, पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो इसमें भी क्या होगा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से होगा। एक होता है आपका पोटेशियम क्रोमेट, यानी K2Cr O4। ठीक है, तो ये सारे लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से कलर्ड होते हैं। इसके अलावा पोलराइजेशन भी होता है रीजन। पोलराइजेशन जैसे आपका AgI है, आयोडाइड का साइज बड़ा है, सिल्वर का साइज छोटा है, तो मतलब इसमें कोवेलेंट करेक्टर आ गए। कोवेलेंट करेक्टर के कारण ये आपका क्या होगा, कलर्ड होगा। इसी तरह कैडमियम सल्फाइड है। एक क्रिस्टल डिफेक्ट भी बताया था मैंने, जैसे जिंक ऑक्साइड है वो नॉर्मली तो क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, और अगर मैं इसको हीट दूंगा तो ये येलो कलर का हो जाता है। क्यों, इसके क्रिस्टल में क्या आ जाता है, डिफेक्ट आ जाता है, तो उसकी वजह से ये क्या होगा, कलर्ड होगा। नोट करो। अब डी ब्लॉक के 2 इंपॉर्टेंट कंपाउंड का डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। एक आपका होता है K2Cr2O7 और दूसरा होता है KMnO4। इसका जो ओर है वो है क्रोमाइट ओर। ठीक है, या क्रोम आयरन भी बोलते हैं इसको। इसका जो फॉर्मूला होता है FeOCr2O3 होता है, या ऐसा भी लिखा मिल सकता है FeCr2O4। ठीक है, और इसका जो और होता है वो होता है पायरोल्यूसाइट, MnO2। डार्क ब्राउन कलर या ब्लैक कलर बोल देते हैं इसका, ब्लैक कलर का होता है ये। तो देखो भी, जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करोगे तो आप +6 होती है, और इसकी क्या है, +7 है। और आपका ये क्या है, ऑरेंज कलर का होता है, और ये पर्पल, पर मैग्नेट यानी पर्पल कलर का होगा, पर से पर याद रख लेना, पर्पल कलर होगा। अब ध्यान रखो कि ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये है, इनमें D0 कॉन्फ़िगरेशन आ रही है दोनों में, तो दोनों का कलर क्यों होगा, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से होगा, यानी ऑक्सीजन से मेटल के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपका जो डाइक्रोमेट है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि जैसे Cr2O7 2 नेगेटिव, और यहां लिख रहा हूं मैं क्रोमेट। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, अगर मीडियम एसिडिक है तो आपका जो क्रोमेट है डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी मीडियम में pH क्या रखूंगा, pH आपकी होगी <7। और अगर pH आपकी <7 है तो आपका जो डाइक्रोमेट है वो किस में चेंज हो जाएगा, क्रोमेट में। यानी आपका डाइक्रोमेट है वो कहां एग्जिस्ट करेगा, एसिडिक मीडियम में ही एग्जिस्ट करता है। अगर मीडियम बेसिक हो गया तो वो क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, तो ये आपका मैंने बताया था ऑरेंज कलर का होता है, और ये कौन सा है, येलो कलर का। इसमें भी क्या है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी D0 है, D0 है तो ये भी कलर क्यों है,
लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से। दोनों की मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ आपको। दोनों में ही D3S हाइब्रिडाइजेशन हो गई और स्ट्रक्चर ये वाली है O-, ठीक है। और सभी क्योंकि इनमें रेजोनेंस हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ सभी की इक्वल होगी, कोई फर्क नहीं है। और Cr2O7 की कैसी होगी? ये वाली Cr2O7 है, तो ये भी D3S हाइब्रिडाइजेशन है। एक बात ध्यान रखना, ये वाली जो ब्रिज ऑक्सीजन है इसकी बॉन्ड लेंथ है वो बाकी से ज़्यादा होगी। अब एक बात ध्यान रखो कि ये एसिडिक मीडियम में क्या करेगा, जैसे आपका Cr2O7 2 नेगेटिव है, यह एसिडिक मीडियम में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और Cr+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने बैलेंस नहीं किया, प्लस क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा। यानी यह इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये क्या हुआ, +6 से +3 में कन्वर्ट हुआ, मतलब खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करवाएगा, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। यानी ये फेरस है तो फेरस को किस में कन्वर्ट कर देगा, फेरिक में कन्वर्ट कर देगा। स्टेनस यानी Sn+2 है तो Sn4 में ऑक्सीडाइज कर देगा। इसी तरह से अगर आपका आयोडाइड है तो उसको आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा, यानी ऑक्सीडेशन करवाएगा एसिडिक मीडियम में। इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो क्या है, अगर मैं Cr2O7 2 नेगेटिव को एसिडिक मीडियम में रखता हूं और उसमें कोई साल्ट डाल दूं, जैसे मैंने सोडियम क्लोराइड डाल दिया, तो इसमें क्या होगा, CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड बनेगा, जो क्या है आपकी रेड ब्राउन कलर की गैस है। ठीक है, तो ये क्लोराइड आयन को डिटेक्ट करने के लिए इस टेस्ट का यूज किया जाता है, इसे क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट बोलते हैं। बाकी मैंने नहीं लिखे, ये कंपाउंड लिखा है मैंने। ठीक है, तो इसमें एक बात याद रखना, आज प्रभु शांत होंगे। ये 4 मेटल के क्लोराइड यह टेस्ट नहीं देते, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते। अब देखो, अगर मैं यहाँ सोडियम क्लोराइड की जगह, यानी यहाँ पे Cr2O7 2 नेगेटिव होता, मीडियम एसिडिक होता, और मैं यहाँ H2O2 डाल देता तो क्या बनता, CrO5 बनेगा, जो डीप ब्लू कलर का होता है, पेरोक्सो कंपाउंड बोलते हैं इसको। ठीक है, प्लस क्या निकल जाएगा, वाटर निकलेगा। तो बैलेंस खुद कर लेना। तो ये डीप ब्लू कलर का है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इस तरह से होगी, यानी यहां पेरोक्सो लिंकेज है। ठीक है, क्या कहते हैं, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। तो इस पे -1, इस पे -1, इस पे -1, इस पे -1, इस पे -2, तो इस पे क्या होता है, +6 होता है। और यहां भी जो कलर है डीप ब्लू किस वजह से आया है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से आया है। अब देखो, ये आपका जो KMnO4 है, और इसका ये तो क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट है। एक पोटेशियम मैग्नेट भी होता है K2MnO4, ये क्या है, पोटेशियम मैग्नेट, इसका कलर होता है ग्रीन। इसमें क्या होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, मतलब D में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कलर क्यों है, D ट्रांजिशन की वजह से है। बाकी सभी किसकी वजह से थे, लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से। हाइब्रिडाइजेशन सभी की D3S है। स्ट्रक्चर इसकी क्या होगी, जो शेप है वो टेट्राहेड्रल होगी, ये बात ध्यान रखनी है। आपका जो KMnO4 है, यह एसिडिक मीडियम में, न्यूट्रल मीडियम में एंड बेसिक मीडियम में, तीनों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। एसिडिक मीडियम में क्या होगा, ये Mn+2 में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूट्रल में MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और बेसिक मीडियम में यह MnO4 2 नेगेटिव यानी मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यह पर्पल था तो यह ग्रीन हो जाएगा। देखो, अगर यह एसिडिक मीडियम में है तो यहां से +7 था और यहां क्या है, +2 है, यानी 5 इलेक्ट्रॉन लेगा ये। और न्यूट्रल मीडियम में ये +4 है और यहाँ +7 है, मतलब ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। यहाँ लिख देता हूँ, क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा न्यूट्रल मीडियम में। और बेसिक मीडियम में क्या करेगा, यह 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि ये क्या है, +6। ठीक है, तो तीनों मीडियम में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। एक बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि KMnO4 है वो बेसिक मीडियम में, यानी KMnO4 प्लस कोई भी आपका जैसे KOH है, बेसिक मीडियम है, तो इसे कहते हैं बेयर रिएजेंट, यानी एल्केलाइन। आपका जो KMnO4 है उसे हम बेयर रिएजेंट कहेंगे। ठीक है, और ये कहाँ यूज होता है, अनसैचुरेशन को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपका ये थे 2 साल्ट थे, K2Cr2O7 और KMnO4। इनके बारे में डिटेल में मैं लेक्चर अलग से बनाया हुआ है, उसमें डिस्कस किया हुआ है। दूसरा, F ब्लॉक के बारे में भी मैंने एक लेक्चर में, जैसे लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड को 1 शॉट में मैंने एक लेक्चर में कंप्लीट कर रखा है, तो आप वहां से देख सकते हो। तो मेरी तरफ से यह D ब्लॉक का 1 शॉट में रिवीजन कंप्लीट हुआ। मैं दोबारा कह रहा हूं, F ब्लॉक
मैंने वन शॉट में लेक्चर बनाया हुआ है, मेरे ख्याल में डी एंड एफ ब्लॉक का 4th लेक्चर है, तो वो देखो, वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा आपका। मिलते हैं जल्दी, ऑल द बेस्ट।